गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम सुरेंद्र मदान फ्रॉम एनपी स्कूल। आज हम चर्चा करेंगे मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज क्लास 10th ज्योग्राफी का चैप्टर है, चैप्टर नंबर 5। आज इसके बारे में हम बात करेंगे। पिछले काफ़ी दिनों से मैं देख रहा हूँ कि जो वीडियोस बन रही हैं, आपके बहुत सारे लाइक्स और शेयर्स आ रहे हैं उसके ऊपर, तो उसके लिए मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरे कराए हुए कंटेंट में से वो चीज़ें सारी अच्छे से समझ में आ रही होंगी। आज जो मैं टॉपिक करवा रहा हूँ मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज के ऊपर है, तो हमें सबसे पहले इन चीज़ के बारे में पता होना चाहिए कि मिनरल्स क्या होते हैं। वैसे ये क्लास 10th का ज्योग्राफी का चैप्टर है, लेकिन फिर भी ये 6th, 7th, 8th, 9th इन क्लासेस में भी चल रहा है, प्लस 1, 2 में भी चल रहा है, ज्योग्राफी से रिलेटेड है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो चैप्टर है ये आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं मिनरल्स के बारे में कि मिनरल्स क्या होते हैं। तो मिनरल्स जो है, एनीथिंग फाउंड इन द अर्थ क्रस्ट इज कॉल्ड मिनरल्स, यानी प्रत्येक वह चीज जो धरती में से खोद कर निकाली जाती है, माइन में से, उसको हम मिनरल्स बोलते हैं। ये विदाउट मिनरल्स अगर हम अपने जीवन की कल्पना करें तो शायद बहुत मुश्किल है कि हम जो है बिना मिनरल्स के सरवाइव कर सकते हैं, क्योंकि हमारी छोटी सी सुई से लेकर, अगर मैं बात करता हूँ छोटी सी सुई से लेकर एक बहुत बड़े जहाज तक अगर हम बात करते हैं शिप की, तो वो सब चीजें मिनरल से बनी होती हैं। हर चीज के अंदर मिनरल जो होता है वो हमारे पाया जाता है, चाहे वो हमारा फूड ले लीजिए, चाहे एयर ले लीजिए, हर चीज के अंदर जो वो मिनरल्स हैं। तो बिना मिनरल के गुजारा करना बहुत मुश्किल होता है। तो मैं बात कर रहा हूँ मिनरल्स की। मिनरल यानी खनिज जो धरती में से खोद कर निकाले जाते हैं। उन्हीं में से मिनरल्स के टाइप आते हैं, टाइप ऑफ मिनरल्स। कई प्रकार के मिनरल्स होते हैं। लाइक फर्स्ट वन इज द मेटालिक मिनरल। मेटालिक कौन से होते हैं? जिनके अंदर जो मेटल्स होती हैं, मेटल यानी धातुएं, यानी मेटालिक मिनरल कौन से होंगे? जिनके अंदर धातुओं का अंश पाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल इसके अंदर अगर मैं बात करता हूं, जैसे आयरन है, आयरन, गोल्ड, सिल्वर, ये जो मेटल्स हैं ये सारी की सारी मेटल्स हैं जो हमारे इस मिनरल में पाई जाती हैं। टोटल मिनरल, जैसे आपको मैं बात करूं कि एलिमेंट्स जो होते हैं वो मेजर 2 प्रकार के पाए जाते हैं, एक धात्विक होते हैं और एक अधात्विक होते हैं। धात्विक मेटालिक यानी धात्विक, जो धातु का अंश इसमें पाया जाता है, चाहे आयरन है, गोल्ड है, सिल्वर है, कॉपर है, एल्यूमिनियम है, बहुत सारी मेटल्स जो है जो इसमें पाई जाती हैं। नॉन मेटालिक कौन सी होती है? नॉन मेटालिक वो मिनरल्स होते हैं जिनके अंदर धातुओं का अंश नहीं पाया जाता। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करता हूँ कार्बन की, कार्बन है, हाइड्रोजन है, ये वो चीजें हैं जो नॉन मेटालिक होती हैं, अधात्विक रूप में काम आती हैं। यानी यहाँ कहने का मतलब है कि धात्विक जो होगी, जो चीजों जिसमें किसी भी मेटल का अंश जो है वो पाया जाता है, और नॉन मेटल के अंदर किसी प्रकार का कोई अंश नहीं पाया जाता किसी धातु का, वो अधातुएं होती है। यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा ये बताऊंगा कि मेटालिक जो मिनरल्स होते हैं उसके अंदर क्या कंटेंट होता है, क्या क्या चीजें होती हैं, और नॉन मेटालिक के अंदर क्या क्या चीजें। तो डिफरेंसेस बता रहा था मैं, मेटल और नॉन मेटल, जो मेटालिक जो मिनरल्स होते हैं और नॉन मेटालिक जो मिनरल्स होते हैं उनमें क्या डिफरेंसेस रहता है। डिफरेंसेस रहता है, सबसे पहले जो मैं मेटालिक मिनरल्स की बात करता हूँ, तो मोस्ट ऑफ द मेटालिक जो मिनरल्स हैं, जो धात्विक जो खनिज हैं, वो डक्टाइल होते हैं। डक्टाइल्स मीन्स क्या होता है? इनके अंदर, इसको तन्यता बोलते हैं हिंदी के अंदर। क्या बोलते हैं? तन्यता। मीन्स क्या होता है इसका? ये वो मेटल्स की एक प्रॉपर्टीज होती है जिसके अंदर क्या होता है, मेटल्स को खींचकर वायर्स के रूप में कन्वर्ट किया जाता है। यानी उसको इस तरह से खींचा जाता है, ड्रॉन किया जाता है कि वो वायर के रूप में कन्वर्ट होती है। जैसे आपने देखा होगा गोल्ड की वायर्स बनती हैं और सिल्वर की वायर्स बनती हैं, कॉपर की, एल्युमिनियम की, इन चीजों की वायर्स बन जाती हैं, तारें बन जाती हैं। तो डक्टाइल जो होती है एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है जहां पर मेटल को खींचकर वायर्स के रूप में जो होता है वो कन्वर्ट किया जा सकता है। सबसे इंटरेस्टिंग बात बताऊं, अगर मैं आपको 1 ग्राम सोने से, अगर सोने की मैं बात करता हूँ, 1 ग्राम सोने से 2 किलोमीटर लंबी वायर जो होती है वो बनाई जा सकती है। हम कल्पना भी नहीं कर सकते कि 1 ग्राम सोना कितना होता है, 2 किलोमीटर लंबी तार वो बनाई जा सकती है। तो मेटल जो होती है वो मोस्टली डक्टाइल होती हैं। सेकंड थिंग इनकी एक प्रॉपर्टी और होती है मेलाबिलिटी। मेलाबिलिटी क्या होती है? इसको आघात वर्ध्यता बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आघात वर्ध्यता। मीन्स क्या होता है मेलाबिलिटी का? कि धातुएं, जितनी भी धातु होती है उनको पीट कर इस तरह से ठोका जाता है और पीट कर पतली चादर के रूप में बना दिया जाता है, जिससे जैसे आपने लोहे के दरवाजे देखे होंगे पतली चादरों के रूप में बिछ जाते हैं। तो ऐसी चीजें जो होती है वो मेलाबिलिटी का एक गुण होता है धातुओं के अंदर, स्पेशली आयरन है, एल्युमिनियम है, ये पीट कर इनको लंबी चादरों के रूप में ढाला जाता है। सिल्वर है, ये एक बहुत अच्छा गुण होता है धातुओं के अंदर। तीसरा होता है सोनोरस। जितनी भी मेटल्स होती है मोस्टली क्या करती है? साउंड प्रोड्यूस करती हैं। वो क्या करती हैं? जब भी उनको बीटा जाता है, किसी भी प्रकार से बीटन किया जाता है, तो वो जो होती है वो साउंड प्रोड्यूस करती हैं।
अगली प्रॉपर्टी आती है गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। मेटल्स मोस्टली जो होती हैं वो गुड कंडक्टर होती हैं हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी की। इसमें एक्सेप्ट एक चीज आती है, बिस्मिथ नामक एक मेटल होती है जो इलेक्ट्रिसिटी का पूर कंडक्टर होता है, हीट और इलेक्ट्रिसिटी का। लेकिन बाकी जितनी भी मेटल्स होती हैं वो मोस्टली क्या होती हैं, वो हीट और इलेक्ट्रिसिटी की अच्छी कंडक्टर होती है। मैं बेसिक से आपको कॉन्टेक्ट करवा रहा हूँ क्योंकि ज्यादा डीपली इसमें मैं नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि हमारा ज्यादा टॉपिक जो है वो बहुत बड़ा है, लेंथी है। तो मेटल्स के बारे में स्पेशली 4 या 5 चीजें मैंने आपको बताई कि वो डक्टाइल भी होती है, वो मेलेबल भी होती है, सोनरस भी होती है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी ये भी होती है। हालांकि वो लस्टर भी होती हैं, चमकीलापन भी उनके अंदर होता है। बहुत सारी ऐसी प्रॉपर्टीज और भी हैं जो मेटल्स की हैं, वो फिजिकल और केमिकल दोनों अलग अलग प्रकार की होती हैं। नॉन मेटल के अंदर इस प्रकार की कोई क्वालिटी नहीं होती। ये जो है सिंपल जो है ना तो इनमें डक्टाइलिटी का गुण होता है किसी प्रकार का, ना मेलेबिलिटी का होता है, ना सोनरस होते हैं ये, और हीट और इलेक्ट्रिसिटी के भी चालक नहीं होते, एक्सेप्ट ओनली सिर्फ और सिर्फ ग्रेफाइट को छोड़कर, क्योंकि ग्रेफाइट एक ऐसी नॉन मेटल होती है जो इलेक्ट्रिसिटी और हीट को बहुत अच्छा चालक करती है। हालांकि ग्रेफाइट जो है वो कार्बन का एक अल्टरटॉप होता है, ग्रुप होता है, उसी का कार्बन का एक ग्रुप होता है, लेकिन वो क्या है, वो इलेक्ट्रिसिटी और हीट की अच्छी चालक होती है। हालांकि मैं अगर बात करता हूँ तो मेटल्स मोस्टली क्या होते हैं, वो सॉलिड स्टेट में होते हैं। किसमें होते हैं मेटल्स? मोस्टली सॉलिड स्टेट के अंदर होते हैं, जबकि मरकरी जो है वो सिर्फ और सिर्फ लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। जबकि नॉन मेटल्स होते हैं वो तीनों ही स्टेट्स में पाए जाते हैं, 3 स्टेट्स में, सॉलिड भी आते हैं, गैस भी होते हैं और लिक्विड भी होते हैं। लेकिन यहाँ पर मैं अगर मैं बात कर रहा हूँ तो सॉलिड की अगर मैं पूछूं आपसे कि इस पूरी धरती के ऊपर जो होता है सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस कौन सा है, तो हार्डेस्ट सब्सटेंस जो है वो है नॉन मेटल का ही डायमंड, जो कार्बन का एक अल्टरटॉप होता है, जो कार्बन का रूप होता है, वो डायमंड जो है वो नेचर के अंदर सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है। आगे बात करते हैं हम मिनरल्स के दूसरे टाइप्स के बारे में बात करते हैं, जो है फेरस और नॉन फेरस। अगर मिनरल्स के मैं टाइप की बात करता हूँ तो देखिए 2 प्रकार से, जैसे कि आपको पता ही लग गया, फेरस और नॉन फेरस। फेरस मीन्स जिसके अंदर आयरन जो होता है वो कंटेंट होता है, इसके अंदर क्या होता है, आयरन जो होता है वो कंटेंट होता है इसके अंदर, और नॉन फेरस के अंदर आयरन जो होता है वो कंटेंट नहीं होता। इसमें आयरन का कोई अमाउंट नहीं होती, इसके अंदर आयरन की मात्रा होती है। यानी जिसके अंदर लोह तत्व होता है, ये जिसमें लोहे का अंश पाया जाता है वो फेरस मिनरल्स होते हैं, और जिसके अंदर लोहे का अंश नहीं पाया जाता वो नॉन फेरस होते हैं। जैसे इसके अंदर अगर मैं बात करता हूँ तो आयरन जिन सब्सटेंसेस के अंदर होता है उनको जो होता है आयरिश यानी फेरस मिनरल्स बोला जाता है। जैसे इसके अंदर अगर मैं बात करता हूँ सबसे पहले जो है मैग्नेटाइट की, मैग्नेटाइट जो है और हेमेटाइट, ये 2 प्रकार के जो है आयरन पाया जाता है इसके अंदर। इसके अंदर 70% प्लस जो होता है आयरन का अंश होता है, और इसके अंदर जो होता है लगभग 40 to 60% के करीब आयरन का कंटेंट इसके अंदर होता है। यानी ये वो सब्सटेंसेस है जो आयरन का पार्ट इसके अंदर पाया जाता है। नॉन फेरस के अंदर वो चीजें आती हैं जिसके अंदर आप आयरन नहीं होता, लोहा नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल कॉपर, अगर मैं कॉपर की बात करता हूँ, मैं सिल्वर की बात करता हूँ, ये वो चीजें हैं जिसके अंदर आयरन नहीं पाया जाता। ऐसी बहुत सारे मिनरल्स हैं जिसके अंदर आयरन का कोई अंश नहीं होता, लेकिन फिर भी वो मेटालिक मिनरल्स में ही आते हैं। यानी मेटालिक मिनरल्स का ही दूसरा पार्ट होता है फेरस और नॉन फेरस। अब नॉन फेरस के अंदर जो चीज आती है उसके अंदर आता है कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, ये जो चीजें आती हैं, ये चीजें जो होती है वो नॉन फेरस का ही एक पार्ट होता है। इसी के अंदर जो होता है बहुत सारी चीजें जैसे लाइमस्टोन वगैरह ये आते हैं, बॉक्साइट आते हैं, ये सारा जो एल्युमिनियम का एक पार्ट होता है। ये सारी चीजें जो होती है वो नॉन फेरस मिनरल्स में काउंट की जाती है। अब हम देखते हैं कि मिनरल्स जो होते हैं वो पाए कैसे जाते हैं, किस तरह से बनते हैं मिनरल्स। तो मिनरल्स जो फाउंड किए जाते हैं वो मोस्टली क्या होते हैं, ये रॉक्स जो होती हैं, चट्टानें जो होती हैं, इनके अंदर से डिपॉजिट्स में से फाउंड आउट किए जाते हैं। तो बहुत सारे मिनरल्स जैसे इग्निस रॉक्स होते हैं, इग्निस रॉक्स क्या बोलते हैं, इसको अवसादी चट्टानें बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अवसादी चट्टानें। ये वो चट्टानें होती है जहां से मिनरल्स होते हैं वो रिसोर्सेज निकलते हैं। मिनरल्स कैसे निकलते हैं? अब इग्निस रॉक्स कौन से होते हैं? जैसे आपको पता होगा कि वोल्केनोज आते हैं, जो ज्वालामुखी फटते हैं, तो ज्वालामुखी फटने के बाद जो मैग्मा जो बाहर आता है, बाहर आकर जो मैग्मा ठंडा हो जाता है और वहां जो चट्टान बनती है उसको बोलते हैं इग्निस रॉक्स। जो इसी इग्निस रॉक्स का कुछ पार्ट जो होता है, तो जिसके ऊपर कुछ चीजों का इफेक्ट पड़ता है। किसका पड़ता है? टेम्परेचर का। टेम्परेचर है, क्लाइमेटिक इफेक्ट होता है, एयर का होता है, वाटर का होता है, ग्रेजिंग का होता है।
ये सारे इफेक्ट जो होते हैं वो डालते हैं किसी भी चट्टान का जब टूटने का, उसका ब्रेक डाउन होने का, जब कोई भी चट्टान होती है उसका ब्रेक डाउन होता है, तो ये इफेक्ट जब लगातार किसी एक रॉक्स के ऊपर जो है पड़ते रहते हैं और वो इफेक्ट से उसकी वजह से वो टूट जाती है। तो इग्निस रॉक्स का इसी का कुछ रूप बदल कर जो होता है वो मेटामॉर्फिक रॉक जो है वो बन जाते हैं। तो इसके वेन्स और लोड्स के अंदर जो होते हैं वो मिनरल्स इत्यादि पाए जाते हैं। थर्ड प्रकार का होता है जो सेडिमेंट्री रॉक्स होती हैं, जो इसी मेटामॉर्फिक रॉक का ये एक अलग पार्ट बन जाता है, जो इन चीजों से इफेक्ट होकर जो बनता है और वो सेडिमेंट्री रॉक्स के रूप में कन्वर्टर हो जाता है। तो सेडिमेंट्री रॉक्स के अंदर जो होता है स्पेशली कोल पाया जाता है। कोल जो है, अब कोल के बारे में मैं आपको बता दूंगा कोल किस तरह से बना था और इसके कितने प्रकार होते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। तो सेडिमेंट्री रॉक्स भी मेटामॉर्फिक रॉक का ही एक पार्ट होता है जहां से मिनरल्स जो है पाए जाते हैं। तो कोल के लिए सबसे फेमस जो है वो सेडिमेंट्री रॉक्स होती है जहां से कोल पाया जाता है। तो मैं आपको बताऊंगा कि भारत के अंदर भी कोयला कहाँ कहाँ पाया जाता है और किस तरह से पाया जाता है और कोयले के क्या क्या प्रकार होते हैं उसके बारे में चर्चा करता हूँ। तो भारत के अंदर जो ये सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि कोल के जितने भी टाइप्स होते हैं उन टाइप्स में अंदर कोल क्या आता है। सबसे पहले जो कोल मैं बात करता हूँ पीट कोयला। सबसे पहला जो सबसे पुअर क्वालिटी का कोल होता है ये पीट कोयला जो है ये पाया जाता है। ये सबसे पुअर क्वालिटी का कोयला होता है और इसके अंदर आयरन का जो अमाउंट होता है वो लगभग 20% के आसपास होता है, 20% तक। यानी इसके अंदर क्या होता है जब ये जलता है तो बहुत ज्यादा स्मोक छोड़ता है, धुआं छोड़ता है। इसके साथ इसकी राख जो होती है, ऐश जो होती है वो बहुत ज्यादा बच जाती है। तो ये किसी भी पर्पज में एक अच्छा ईंधन नहीं होता। दूसरा आता है लिग्नाइट। ये भी एक प्रकार का पुअर क्वालिटी का कोल होता है लेकिन ये पीट से ज्यादा बेटर होता है थोड़ा सा। इसके अंदर आयरन की जो अमाउंट होती है वो लगभग 40% के आसपास होती है। 20 to 40% के बीच वाला जो एरिया जो आता है उसमें लिग्नाइट ये कोयला पाया जाता है। तीसरे प्रकार का कोयला जो पाया जाता है वो होता है 60 to 80% के करीब का कार्बन जो होता है इसके अंदर पाया जाता है, वो होता है बिटुमिनियस। ये थर्ड क्वालिटी का एक अच्छा कोल होता है। अगर मैं कमर्शियल पर्पज की बात करता हूँ, व्यापारिक रूप से अगर जिस भी फैक्ट्री कारखाने के अंदर थर्मल एनर्जी के लिए यूज किया जाता है तो वो बिटुमिनियस कोयले को यूज किया जाता है क्योंकि ये कमर्शियल पर्पज के लिए इसके अंदर आयरन के कंटेंट भी अच्छा होता है। सेकंड थिंग ये अच्छी हीट भी देता है तो थोड़ा सस्ता भी पड़ता है, चीप भी पड़ता है। देखिए कोई भी ईंधन जब हम लेते हैं तो उसके लिए क्या चाहिए, उसकी क्वालिटी चेक करनी पड़ती है, उसके अंदर कितनी हीट प्रोड्यूस होती है उस चीज के बारे में देखना पड़ता है। तो वो सारा का सारा जो चीज है वो सारी देखनी पड़ती है। तो वो बिटुमिनियस बेस्ट होता है कमर्शियल पर्पज के लिए। उसके बाद मैं बात करता हूँ एंथ्रोसाइट की। एंथ्रोसाइट जो होता है इसके अंदर आयरन की अमाउंट होती है वो 80% प्लस, इसमें कार्बन की अमाउंट जो होती है वो 80% प्लस होती है और ये सबसे अच्छी क्वालिटी का कोल जो है वो माना जाता है क्योंकि इसके अंदर जो ये जलता है तो बहुत रेडिश जो तप ज्वाला देता है, हीट देता है और बिल्कुल पोल्यूशन नहीं करता, बिल्कुल राख नहीं छोड़ता, कोई धुआं नहीं छोड़ता। ये सबसे अच्छी क्वालिटी का कोयला जो है वो माना जाता है। ये हार्ड कोयला होता है जो ब्लैकिश कलर में होता है और सबसे अच्छी क्वालिटी का कोयला होता है। तो भारत के अंदर जो कोयला पाया जाता है उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ कि ये 4 प्रकार का मेजर जो कोयला है वो है। लेकिन भारत के अंदर जो कोयला पाया जाता है वो कहाँ कहाँ पाया जाता है। तो मैं भारत के अंदर इन इंडिया अगर मैं बात करता हूँ इन इंडिया, तो इंडिया के अंदर कोयला कहाँ कहाँ पाया जाता है, उसके अंदर कोयला पाया जाता है भारत के अंदर। तो स्पेशली झारखंड का एरिया जो है इसके अंदर 2 प्रकार के एरिया होते हैं। एक तो होता है झरिया और दूसरा इसके साथ है बोकारो। ये एरिया जो है जहां पर कोयला जो होता है वो सबसे ज्यादा पाया जाता है भारत के अंदर। अगर मैं बात करता हूँ देखिए स्पेशली जो मिनरल्स है भारत के अंदर, जो भी मिनरल्स पाए जाते हैं वो पाए जाते हैं छोटा नागपुर प्लेटू में। कहां पर पाए जाते हैं? छोटा नागपुर प्लेटू जो है भारत के अंदर ईस्टर्न साइड के अंदर जो है, जो झारखंड, वेस्ट बंगाल, ये जो बेल्ट पड़ती है इस पूरी बेल्ट के अंदर ये जो प्लेटू है छोटा नागपुर का, ये छोटा नागपुर का पठार जो है इसके अंदर मोस्टली मिनरल जो है भारत के पाए जाते हैं। तो उसी के अंदर जो होता है झारखंड के अंदर का जो एरिया आता है झरिया बोकारो आ गया। इसके बाद आता है रानीगंज। रानीगंज कहां पर है? वेस्ट बंगाल में है। यहां पर भी अच्छी क्वालिटी का कोयला पाया जाता है। उसके अलावा जो होता है नेवली है। नेवली कहां पर है? तमिलनाडु के अंदर है। ये जो एरिया है यहाँ भी कोयला अच्छी प्रकार का पाया जाता है। तो भारत के अंदर जो मेजर जो कोयले के जो एरिया जो है जहां से कोयला ज्यादा प्रोड्यूस होता है वो एरिया आता है। अब आपको मैं ये बता दूं कि कोयला जो है वो लगभग बनता कैसे है। ये छोटी सी एक
स्टोरी के माध्यम से आपको बताता हूँ कि किस तरह से इसकी कहानी सी बनती है। कि कोयला जो है अर्लियर टाइम की अगर मैं बात करता हूँ, कोयला जो होता है वो धरती के नीचे बनता है, ये आपको पता ही है। अब धरती के नीचे क्या बनता है, तो अर्लियर टाइम की बात मैं बता रहा हूँ कि हमारी धरती जो थी अनइवन है, आज भी अनइवन है, एक जैसी हमारी धरती नहीं है। कहीं पर तो बिल्कुल प्लेन है, मैदान है, कहीं पर तो बिल्कुल प्लेन है, तो कहीं पर कोई ऐसे पर्वत भी बने हुए हैं, माउंटेन बने हुए हैं, इस तरह से माउंटेन बने हुए हैं, कहीं पर वैलीज है, घाटियां बनी हुई हैं, ये भी चीजें हैं, तो कहीं पर पहाड़ है, कहीं पर ये सारी चीजें होती है। तो धरती अनइवन है। तो पुराने टाइम के अंदर क्या था कि हमारी जो वैलीज थी, जो घाटियां थी, गहरी घाटियां, उन घाटियों के अंदर जंगल होते थे, फॉरेस्ट होते थे, और उन फॉरेस्ट के अंदर क्या था, फॉरेस्ट के अंदर बहुत सारे पेड़ पौधे, जीव जंतु इत्यादि होते थे। अब क्या हुआ, प्रकृति की कुछ ऐसी आपदा आई, कुछ ऐसा घटनाक्रम हुआ, क्या हुआ कि ये जो धरती का जो ये पार्ट है जहां पर वैलीज ज्यादा होती थी, उस वैलीज ने क्या हुआ, वो ऊपर से कवर हो गई। किसकी वजह से, बहती हवा के कारण जो होता है, किसी भी भूकंप के कारण हो सकता है, किसी भी चीज के कारण ये जो चीज थी वो ऊपर से कवर हो गई, ये पेड़ पौधे, जीव जंतु इत्यादि जो होते हैं वो नीचे ही दब गए। अब जब नीचे ये सारी चीजें दब गई, दबने से क्या हुआ, ऊपर से हवा चलने के कारण, किसी भी कारण कोई मिट्टी का ढेर इकट्ठा हो गया, ऊपर से कोई माउंटेन बन गया, कोई पर्वत बन गया, तो ऊपर से जो था वो प्रेशर जो था वो इंक्रीज होने लग गया। क्या होने लग गया, प्रेशर जो था वो इंक्रीज होने लग गया। अब जब प्रेशर इंक्रीज होने लग गया, तो प्रेशर के साथ साथ क्या हुआ, अंदर से जब केमिकल रिएक्शन होने लगी, अंदर से क्या हुआ, केमिकल रिएक्शन होने लगी, रासायनिक क्रिया होने लगी, जिसके अंदर जो जीव जंतु थे या जो बैक्टीरिया थे वो आपस में रिएक्ट करने लगे, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा मात्रा में हीट जो थी वो प्रोड्यूस होने लगी। अब इतनी ज्यादा मात्रा में जब हीट प्रोड्यूस हुई तो अंदर ये जो लकड़ी जो थी वो जल गई, और जलने से जो चीज प्राप्त हुई माइंस के अंदर, वो चीज क्या कही, कोल कहलाई। और उसी कोल का यूज जो है आज भी हम कर रहे हैं। हालांकि मैं आपको बता दूं कि कोल जो होता है वो एक ट्रेडिशनल फॉर्म है एनर्जी की, जिसको हम यूज कर रहे हैं, क्योंकि अगर लगातार रैपिडली अगर हम इसी फॉसिल फ्यूल्स, ये फॉसिल फ्यूल्स में आते हैं, कोल, प्राकृतिक जो है नेचुरल गैस आती है, या पेट्रोलियम आता है, अगर रैपिडली हम इन चीजों का यूज करते रहे तो धीरे धीरे एक न एक दिन हमारे लिए खत्म हो जाएंगे। तो हमें अपनी फ्यूचर जनरेशन के लिए, आने वाली पीढ़ियों के लिए इनको सेव करना भी जरूरी है, क्योंकि अगर हम इनको सेव नहीं कर पाए तो ये आगे आने वाले टाइम में हमारे काम नहीं आ पाएंगे, और हमारी आने वाली पीढ़ी जो होती है इस एनर्जी रिसोर्सेज का फायदा नहीं उठा पाएगी। तो इसके लिए इस तरह से मैं आपको बता रहा हूँ कि कोयले किस तरह से बना, अगर कोयले को बनाना पड़े, हमें दोबारा से बनाना पड़े, तो दोबारा से बनाने के लिए लाखों करोड़ों वर्ष का एक प्रोसीजर लगता है, उतना जल्दी ये तैयार नहीं होता है, तो लाखों करोड़ों वर्ष लग जाएंगे। तो उस चीज से बेटर ये है कि हम इनको जो होता है, जितने भी फॉसिल फ्यूल्स हैं उनको वाइजली यूज करें, और अपने आने वाली फ्यूचर जनरेशन के लिए उसको बचाकर एक बार रखें। मैं एनर्जी रिसोर्सेज में से बताता हूँ कन्वेंशनल सोर्सेज और नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज क्या होते हैं। कन्वेंशनल सोर्सेज होते हैं परंपरागत, जिनको हम लगातार पुराने समय से ही यूज करते आ रहे हैं। परंपरागत सोर्सेज होते हैं एनर्जी के, जिसको हम लगातार पुराने टाइम से यूज करते हैं। ट्रेडिशनल सोर्सेज होते हैं जैसे फॉसिल फ्यूल्स लाइक कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, ये वो चीजें होती हैं जिनको हम लगातार कंटिन्यूसली यूज कर रहे हैं। जो भी मैंने आपको बताया था कि ये एक बार लगातार अगर हम यूज करते रहे तो आने वाले टाइम के अंदर फ्यूचर जनरेशन के लिए खत्म हो जाएंगे, तो उनकी जरूरत जो होती है वो हमें ज्यादा होती है, क्योंकि हमारा टोटली जो एनर्जी रिसोर्सेज की जितनी भी डिमांड्स होती है, एनर्जी से रिलेटेड जो भी जरूरत है, वो सारी यही चीजें पूरी कर रहे हैं, चाहे वो कोयला है, चाहे वो पेट्रोलियम है, चाहे वो नेचुरल गैस है। अगर रैपिडली हम इसको यूज करते रहेंगे तो ये खत्म हो जाएंगे। तो हमें इसके अल्टरनेटिव के लिए नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज के ऊपर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज यानी जो अल्टरनेटिव के रूप में, इसके रूप में यूज हो सकते हैं, लाइक सोलर एनर्जी है, हम सोलर एनर्जी का यूज कर सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए, अदर पर्पज में काम कर सकते हैं। विंड एनर्जी का यूज कर सकते हैं, वाटर एनर्जी का यूज कर सकते हैं। तो ये जो होते हैं वो नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज हैं, जो इनकी जगह एज ए विकल्प, एक विकल्प के रूप में हमारे काम आ सकते हैं। तो हमें जो होता है ज्यादा से ज्यादा जो होता है कन्वेंशनल सोर्सेज को बचा कर रखना चाहिए, क्योंकि ये ट्रेडिशनल हमारे परंपरागत है, पुराने समय से ही चले आ रहे हैं। तो हमें जो होता है नए जो साधन जो हमें मिल रहे हैं, जिसको हम यूज कर सकते हैं, तो हमें ज्यादा टेक्नोलॉजी डेवलप करने की जरूरत है इन चीजों को अच्छे से यूज करने के लिए, ताकि आने वाले टाइम के अंदर हमारी जो फ्यूचर जनरेशन है उसको इसकी कमी ना रहे।
अब बात करते हैं एनर्जी की। एनर्जी क्या होती है? एनर्जी होती है कैपेसिटी टू डू वर्क, कोई भी काम करने की क्षमता। जब हमारे पास कोई काम हम करते हैं, किसी भी काम को हम करेंगे तो उसके लिए हमारे पास पावर होनी चाहिए, क्षमता होनी चाहिए, ताकत होनी चाहिए जिस काम को हम भी करते हैं। तो एनर्जी जो होती है वो हमारी रिक्वायरमेंट है डेली। आज आप देखते हो आप व्हीकल्स चलते हैं, वो एनर्जी की सहायता से चलते हैं। आपके घर के अंदर जो पंखे हैं, कूलर हैं, एसी है, वो चलते हैं तो वो किसकी सहायता से चलते हैं? एनर्जी से है। इवन आपकी बॉडी भी वर्क करती है तो वो किसकी सहायता से वर्किंग करती है? वो एनर्जी की सहायता से वर्किंग करती है। अगर एनर्जी है हमारी बॉडी के अंदर, अगर हम खाना खाते हैं, खाना खाने से एनर्जी मिलती है जिससे हम काम करते हैं। इसी तरह हर चीज को, जो भी चीज चलेगी, जो भी मशीनरी चलेगी, उसके लिए एनर्जी की आवश्यकता होती है। और ये एनर्जी कैसे प्रोड्यूस होती है? वो अलग अलग वेज के अंदर होती है। जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता रहा हूँ कि जियोथर्मल एनर्जी जो होती है हमारी भूतापीय ऊर्जा, जो हमारी भूमि के अंदर, हमारी देखिए जो अर्थ है, इस अर्थ के अंदर बहुत सारी प्लेट्स हैं जो मूवमेंट करती रहती हैं। उनके अंदर टेक्टोनिक प्लेट्स भी आती है और जो होती है, तो ये जो मूवमेंट अंदर होती रहती है, मूवमेंट होने के अंदर जो होते हैं हमारी जो अर्थ का जो क्रस्ट है, जो नीचे का जो पार्ट है मेटल कोर, वहां पर क्या होता है बहुत ज्यादा मात्रा में हीट प्रोड्यूस होती रहती है ड्यू टू केमिकल रिएक्शंस। बहुत सारी केमिकल रिएक्शन के कारण वो हीट जो होती है वो बढ़ती हुई ऊपर की ओर उठना शुरू हो जाती है। उससे जब वो एनर्जी जो वो प्राप्त की जाती है, उस एनर्जी को क्या बोला जाता है? जियोथर्मल एनर्जी, यानी भूतापीय ऊर्जा जो है वो बोला जाता है। तो इस प्रकार की एनर्जी, जैसे आपने सोना के अंदर गर्म का पानी का चश्मा आपने देखा होगा, वो पानी किसकी वजह से गर्म आ रहा है? वो जियोथर्मल एनर्जी की वजह से आ रहा है, क्योंकि अंदर हीट प्रोड्यूस हो रही है और वो पानी बाहर आ रहा है। इसी तरह से दूसरा एनर्जी का रूप आता है टाइडल एनर्जी जो होती है। टाइडल एनर्जी क्या होती है? स्पेशली ओशियंस के अंदर आती है, समुद्र के अंदर आती है। जहाँ पर समुद्र है, आपको पता होगा हमारी पूरी धरती पर है, जिसके ऊपर जो होता है लगभग 71% के करीब जो है वो वाटर पाया जाता है। अब ये पानी जो है 71% जो हमारी धरती के अंदर पाया जाता है, 71% पानी अगर मैं पूरी अर्थ की शेप करूं तो पूरी अर्थ के अंदर जो होता है 29% के ऊपर जो है वो लैंड एरिया है, बाकी सब जो है वो वाटर एरिया है। और पानी जो है 71% पाने के बाद इसी के कारण जो होता है हमारे आसमान से देखने पर धरती भी नीली दिखाई देती है। अब होता क्या है हमारी धरती के ऊपर? देखिए आपकी हमारी धरती जो होती है वो अपने इर्द गिर्द एक राउंड लेती है 24 आवर्स के अंदर, 24 घंटे के अंदर जो होते हैं वो अपना एक चक्कर पूरा करती है अपने इर्द गिर्द। और अगर वो सन के इर्द गिर्द की मैं बात करता हूँ, वो रिवॉल्व करती है सन के इर्द गिर्द, सूर्य के इर्द गिर्द घूमती है, तो वो 365.25 दिन के अंदर जो होती है अपने देश के अंदर वो अपना एक चक्कर पूरा करती है। तो हमारी अर्थ का जो होता है वो एक नेचुरल सैटेलाइट है जिसका नाम आपको पता ही है, मून बोलते हैं, चंदा मामा बोलते हैं, बच्चे चंदा मामा कहते होते हैं इसको। तो ये चंदा मामा यानी ये मून जो है ये पृथ्वी का एक नेचुरल सैटेलाइट है। ये भी पृथ्वी के इर्द गिर्द एक चक्कर पूरा करता है। ये अपने एक्सिस के ऊपर भी चक्कर पूरा करता है और पृथ्वी के इर्द गिर्द भी अपना एक चक्कर पूरा करता है। तो ये पृथ्वी के इर्द गिर्द अपना एक चक्कर पूरा करने में कितना टाइम लेता है? ये लगभग लेता है 27.3 दिन का समय जो होता है, 27.3 डेज। और अपने एक्सिस पर ये 27.3 डेज के अंदर जो होता है एक चक्कर जो है वो पूरा करता है। तो ये इतना टाइम जो होता है वो लेता है। अब हमारी अर्थ के ऊपर जो होता है 71% वाटर होता है। तो देखिए हर चीज की अपनी एक ग्रेविटी होती है। मैं आपको बता दूं, जैसे अर्थ की ग्रेविटी अपनी है, मून की अपनी ग्रेविटी है। हालांकि मून का साइज होता है वो अर्थ के साइज से बहुत छोटा होता है, लेकिन ग्रेविटी तो हर चीज की होती है। आज हम धरती के ऊपर टिके हुए हैं तो सिर्फ इसकी ग्रेविटी के कारण धरती टिकी हुई है, तो सूर्य की ग्रेविटी के कारण टिकी हुई है। तो ये जो ग्रेविटी होती है इसके कारण जब भी मून अर्थ के इर्द गिर्द अपना एक रोटेशन के चक्कर लगाता है, तो चक्कर लगाता है तो जहां जिस स्थिति के अंदर वो धरती के बिल्कुल पास आता है, वहां पास आने पर वो क्या करता है, वो धरती को अपनी ओर ऊपर की ओर खींचता है। जब वो धरती को ऊपर की ओर खींचता है तो हालांकि वो अपनी ग्रेविटी के कारण अर्थ को खींचने की कोशिश करता है, लेकिन वो खींच नहीं पाता क्योंकि धरती के ऊपर जो है धरती का साइज बड़ा है और इसके 71% पर बढ़ रहा है। साइज बड़ा होने के कारण धरती को नहीं खींच पाता। लेकिन जैसे इसका जो है ये किसी एरिया के अंदर आता है, पास में आता है, वहां पर पानी है, तो वो पानी जो होता है वो थोड़ा सा ऊपर उठता है, लेकिन वो खींच नहीं पाता पानी को, तो वो नीचे गिर जाता है। पानी फिर ऊपर उठता है, फिर नीचे गिर जाता है। ऐसा एक मंथ के अंदर, 1 मंथ के अंदर 2 टाइम्स होता है। कितना टाइम होता है? 2 टाइम्स एक मंथ के अंदर, सॉरी 1 डे के अंदर, 1 डे में 2 टाइम्स होता है। ये एक दिन में ऐसा 2 बार होता है जब ये अर्थ को अपनी ओर खींचने की कोशिश करता है और फिर वो खींच नहीं पाता। तो इसको हम क्या बोलते हैं? स्मॉल टाइड्स। क्या बोलते हैं? स्मॉल टाइड्स। जो छोटे ज्वार बोला जाता है इनको, जो छोटे ज्वार होता है, लघु ज्वार जिसको बोला जाता है, जिसको ज्वार भाटा बोलते हैं एनर्जी को, जो है टाइडल एनर्जी को। उसके बाद क्या होता है, कई बार ऐसी स्थिति आ जाती है मंथ के अंदर 1 टाइम ऐसी स्थिति आती है जहां पर मून और सन,
सूरज, ये दोनों मिलकर अर्थ को अपनी ओर खींचते हैं। जब तीनों ही एक लाइन में जाते हैं, सन भी एक लाइन में होता है, मून भी होता है और अर्थ भी होती है, एक ही लाइन के अंदर होते हैं तीनों आते हैं। तो सन तो हमारी अर्थ से बहुत बड़ा होता है और इसकी ग्रेविटी भी बहुत ज्यादा बड़ी होती है। तो ये जब चंद्रमा के साथ मिलकर सूर्य जो है, दोनों मिलकर अपनी ग्रेविटी से अर्थ को ऊपर खींचते हैं, तो पानी जो होता है, धरती के ऊपर 71% भाग पर पानी है, तो पानी बहुत ज्यादा ऊपर उठता है लेकिन वो फिर नीचे गिर जाता है क्योंकि खींच नहीं पाते हैं। तो ऐसा 1 मंथ में 1 टाइम होता है। कितनी बार होता है? 1 मंथ में 1 टाइम होता है। इसको हम क्या बोलते हैं? लार्ज टाइड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लार्ज टाइड्स मीन्स वृहद ज्वार, जो बहुत बड़े ज्वार उठते हैं। ठीक है, लार्ज टाइड्स होते हैं, 1 महीने के अंदर 1 बार ऐसा आता है। तो अब आपको मैंने बताया कि इन सूरज का आकार हमसे बहुत बड़ा है, उसकी ग्रेविटी हमसे बहुत बड़ी है, चंद्रमा के साथ मिल जाता है वो, उसकी भी ग्रेविटी हमसे बहुत बड़ी है, लेकिन उसकी भी ग्रेविटी हमसे छोटी है, लेकिन फिर भी ये दोनों मिलकर हमारी अर्थ को नहीं खींच पाते। तो इसका एक बड़ा कारण होता है क्योंकि सूरज की डिस्टेंस जो है वो हमसे बहुत ज्यादा दूर है। दूरी के कारण वो हमारी पृथ्वी को खींच नहीं पाता। तो सूरज हमसे कितना दूर होगा अंदाजा है आपको? मैं बताता हूँ आपको कितना होता है। 15 करोड़ किलोमीटर। कितना है? 15 करोड़ किलोमीटर, 15 करोड़ किलोमीटर के करीब जो है सूरज हमसे दूर है। हालांकि चंद्रमा हमारे नजदीक है। चंद्रमा की डिस्टेंस पृथ्वी से कितनी है? 3,84,400 किलोमीटर, यानी 3,84,400 किलोमीटर के करीब जो है वो मून हमसे दूर है। तो मून की तो ग्रेविटी छोटी है, इस कारण वो खींचता है पानी को, जिसके कारण क्या होता है, वो दिन में 2 बार ऐसा होता है जिसको स्मॉल टाइड्स बोला जाता है। ये स्पेशली ओशन एरिया के अंदर आते हैं जहां पर पानी होते हैं। और दूसरा जो होता है, सन जब मिलकर खींचता है तो ये एक बड़ा लेवल का ज्वार आता है। तो इससे जो होता है वो 1 मंथ में 1 टाइम होता है। इसको क्या बोलते हैं? लार्ज टाइड बनते हैं। तो टाइडल एनर्जी क्या होती है? इन्हीं वेव्स को, जो ये वेव्स उठती हैं, ये जो तरंगे उठती हैं, इन्हीं तरंगों से जो एनर्जी प्राप्त की जाती है, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी की जाए, जैसे टरबाइन घुमाकर अमोनिया गैस लगाकर जो इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाती है, कुछ भी, तो वो सारी एनर्जी को क्या बोला जाता है? वो टाइडल एनर्जी के रूप में काम करती है। मैं आपको पहले बता रहा हूँ कि एनर्जी जो होती है, इसको ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं और ना इसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। हम ना तो इसको बना सकते हैं ना खत्म कर सकते हैं। हम इसके रूप, जो इसके जो फॉर्म होते हैं, उसको ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। लाइक दिस एनर्जी। अब एनर्जी के अंदर मैं बात करता हूँ, काइनेटिक एनर्जी है। काइनेटिक एनर्जी को पोटेंशियल में कन्वर्ट कर सकते हैं, पोटेंशियल को साउंड में कर सकते हैं, साउंड को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट, वो हम अपने मर्जी से जिस रूप के अंदर इसको चाहें उसी रूप के अंदर हम इसको जो है वो क्रिएट कर ट्रांसफर कर सकते हैं। हम क्रिएट नहीं कर सकते। ना तो हम एनर्जी को बना सकते हैं, ना हम एनर्जी को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो ये जो था आज का हमारा चैप्टर जो था, इसके मेजर जो पार्ट जो थे वो मैंने आपको बता दिए मिनरल्स और एनर्जी रिसोर्सेज के बारे में, कि मिनरल्स किस तरह से पाए जाते हैं धरती पर, और ये जो है खनिज जो ऊर्जा जो है वो किस तरह से काम करती है, किस तरह से काम चलता है। तो ये टॉपिक था क्लास 10th का ज्योग्राफी का। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। इसके अंदर एक छोटी सी चीज और रह गई थी जो मैं आपको भी बता देता हूँ कि इसके अंदर जो था, एक तो मिनरल्स मैंने आपको बता दिया था कि जो धरती से खोद कर निकाले जाते हैं वो मिनरल्स होते हैं। दूसरा आता है ओर्स। ओर को बोलते हैं हम हिंदी में एस्क। एस्क क्या बोलते हैं? एस्क। ये और क्या होता है? और होते हैं वो मिनरल्स जिनको हमने खोद कर निकाला था, उन मिनरल्स में से अपने लाभ के लिए, अपने प्रॉफिट के लिए हमने जब मेटल्स को अलग कर लेते हैं, हम उसमें से मेटल्स अलग छांट लेंगे तो वो क्या बन जाएगा? वो ओर बन जाएगा। क्या बन जाएगा? ओर। यानी मिनरल्स जब निकालते हैं धरती में से खोद कर तो वो अशुद्ध होता है, वो प्योर नहीं होता है। लेकिन उसकी में से अपने फायदे के लिए हम जो भी मेटल्स हमने निकाल ली तो वो क्या करते हैं? वो ओर्स कहलाता है। जो रेस्ट ऑफ दी जो बच जाता है उसको क्या बोला जाता है? गैंग। क्या बोला जाता है? गैंग। गैंग क्या होता है? अशुद्धियां। क्या बोलते हैं इसको? अशुद्धियां। यानी जो मिनरल्स में से हमने प्रॉफिट के लिए जो मेटल्स निकाली, बाकी जो बच गया वो क्या होगा? वो गैंग होता है, अशुद्धियां होती हैं। तो इस तरह से मिनरल्स, ओर्स और गैंग्स, ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का। ये आपको पता होना चाहिए कि मिनरल्स क्या होते हैं, ओर्स क्या होते हैं और गैंग्स क्या होते हैं। तो अब आपको पता लग गया कि मिनरल्स क्या होते हैं जो धरती में से खोद कर निकालते हैं, और क्या होता है? और यानी एस्ट, जिनको मिनरल में से अपने बेनिफिट के लिए हम मेटल्स को अलग कर लेते हैं। और थर्ड जो होता है गैंग, जो अशुद्धियां जो बच जाती हैं वो क्या होती हैं? वो गैंग
कहलाती हैं। तो इस तरह से ये टॉपिक जो था आपका आज का कंप्लीट हो चुका है। इस कंप्लीट टॉपिक में अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई क्वेरी है, कोई मन में संशय आता है, तो आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हो। हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर एनपीएस नोइयावाड़ी को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। मेरे पर्सनल नंबर पर आप मुझसे बात कर सकते हो, व्हाट्सअप कर सकते हो अगर आपको किसी भी प्रकार की क्वेरी है। और अगर आपको ये टॉपिक अच्छा लगा, समझ में आया, तो प्लीज चैनल को जरूर लाइक और सब्सक्राइब करें अच्छे से, एनपीएस नोइयावाड़ी को। और मैं इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवादी रहूंगा। थैंक यू सो मच।